मैथ सीखना है तो मैथ मिस्ट्री हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करेंगे। पहला एक्सरसाइज जो है उसका नाम है समुच्चय, अंग्रेजी में जिसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर ये एनसीईआरटी का बुक है समुच्चय। फर्स्ट चैप्टर का नाम है समुच्चय सेट्स, जिसका खोज जॉर्ज कैंटर ने किया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे। जॉर्ज कैंटर जर्मनी के गणितज्ञ थे। जॉर्ज कैंटर जब त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों का हल ढूंढ रहे थे, उसी समय इन्होंने पहली बार समुच्चय को समझा था और समुच्चय से पहली बार परिचित हुए थे। जॉर्ज कैंटर द्वारा समुच्चय सिद्धांत का विकास किया गया। तो आइए अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समुच्चय को परिभाषित कैसे करेंगे, तो समुच्चय को हम लोग निम्न तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे ताश की गड्डी, ये समुच्चय का उदाहरण हो गया। क्रिकेट टीम ये भी समुच्चय का उदाहरण हो गया। इसके अलावे और भी ढेर सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। व्यक्तियों का समूह भी इसका उदाहरण हो सकता है। और मैथ के अंतर्गत गणित में इसका उदाहरण प्राकृतिक संख्या है। आप देख सकते हैं इसके अंदर प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह, विषम संख्याओं का संग्रह, ये सभी समुच्चय का उदाहरण होगा। अब इसके परिभाषा को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा में कहा गया है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या ये समुच्चय का उदाहरण है। प्राकृत संख्याओं का संग्रह ये n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये समुच्चय का उदाहरण है। अब ये समुच्चय कैसे है, तो इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी सुपरिभाषित हैं। आप जानते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्या जो है, इसमें जितने भी संख्याएं हैं सभी सुपरिभाषित हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ... ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सिर्फ 1 होता है, 1 का अंतर होता है। तो ये सुपरिभाषित हैं, इसलिए ये समुच्चय हैं। किसी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समूह भी एक समुच्चय का उदाहरण होता है, क्योंकि विद्यालय के सभी विद्यार्थी एक ही प्रकार के ड्रेस में होते हैं, इसलिए इनका संग्रह एक समुच्चय होता है। तो आइए हम लोग इसके आगे कुछ और जानते हैं। समुच्चय जो होता है इसकी विशेषता क्या होती है, तो समुच्चय की विशेषता जानते हैं। पहली विशेषता है समुच्चय की वस्तुएं सदस्य या अवयव कहलाती हैं। यानी कि क्या कहते हैं जी हम लोग, तो पहला नंबर समुच्चय की वस्तुओं को हम लोग सदस्य या अवयव कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि भारतीय क्रिकेट टीम एक समुच्चय है, इसमें जो भी रखे गए हैं इस समुच्चय में जो भी होंगे वो सभी सदस्य कहलाएंगे। जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये भारतीय टीम के सदस्य या अवयव हो गए। अब दूसरी विशेषता है कि समुच्चय जो होता है इसे प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये दूसरी विशेषता आप लोग समझ गए, यानी कि समुच्चय जो होता है उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए ई का होता है, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर का होता है, तो ई ए हो गया, चाहे बी हो गया, चाहे सी हो गया, चाहे डी, चाहे ई से लेकर जेड तक कोई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये आप लोग समझ चुके हैं कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। अब आइए हम अगला चीज़ सीखते हैं। समुच्चय का तीसरा नंबर विशेषता है, समुच्चय जो होता है इसके सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। ये तीन विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए कि समुच्चय जो होता है, समुच्चय की वस्तुएं सदस्य या अवयव कहलाती हैं। दूसरा है कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा, जैसे ए बी सी डी से लेकर जेड तक बड़े अक्षर द्वारा दिखाया जाता है। और समुच्चय के सदस्य जो होते हैं उनको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई कैसे? तो ये देखिए ए बी हो सकता है, चाहे सी या चाहे डी से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। ए बी सी डी से लेकर जेड तक कुछ भी आप ले सकते हैं। ये जो होते हैं सदस्य कहलाते हैं। तो ये तीनों समझ गए होंगे, तो अब आगे समझने में बड़ी ही सरलता होगी। चलिए अब हम आगे समझते हैं। समुच्चयों में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये ई के जैसा है, इसको एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन, जिसका अर्थ होता है सदस्य है या अवयव है या में है। ये सारे इसके अर्थ होते हैं। एप्सिलॉन का प्रयोग मतलब होगा कि सदस्य है, अवयव है या में है। जैसे कि अगर हम लिखे ए एप्सिलॉन ए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसको क्या पढ़ेंगे हैं? इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए सदस्य है समुच्चय ए का, या फिर ए अवयव है समुच्चय ए का, या ए समुच्चय ए में है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। इसको हम दूसरे तरीक़ा से भी पढ़ सकते हैं कि ए समुच्चय ए का एक अवयव है या ए समुच्चय ए में है। तो हम कई तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें एक और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से चिन्ह होता है वो, और इसका नाम है कोलन। इसको कोलन कहा जाता है। इस कोलन का अर्थ होता है जहाँ, कोलन का मतलब होता है जहाँ, जिसका प्रयोग आगे है तो उसको आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे समुच्चय निरूपण की विधि। तो समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं जो हम लिख रहे हैं। पहला नंबर विधि है रोस्टर विधि, या इसका दूसरा नाम है सारणीबद्ध रूप, यानी कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। और दूसरा विधि है समुच्चय निर्माण रूप। ये दो विधि हैं समुच्चय निरूपित करने की। इन दोनों विधियों से समुच्चय को निरूपित किया जाता है। तो समुच्चय निरूपण की हम लोग विधि आगे जानेंगे। आज के लिए इतना है।